हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर है। इससे पहले बहुत सारे पॉलिटी का वीडियो मेरे चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएगा और क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएगा। तो आप लोग को कहना चाहेंगे कि आप सीरियली से देख लीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि एक सिंपल भाषा में हम बताएं, कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड भाषा का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया है। और जो मुख्य रूप से बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट देखा है, सुप्रीम कोर्ट को भी आप लोग देख लीजिएगा। एक वीडियो है उसका 20 मिनट का होगा वीडियो सुप्रीम कोर्ट का, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इसको देखिएगा तो बहुत आसान भाषा में समझ में आएगा, चूँकि कुछ जो शब्द हैं वो आपको सिमिलर मिलते हैं। जैसे हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति करना तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ कहीं डिफरेंट आपको मिलेगा देखने को कि जहाँ जो आपका हाई कोर्ट का जब न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो सलाह लेते हैं, सलाहकारी एक अधिकार है इनको, और सलाह लेने के बाद नियुक्त करते हैं। तो इसी को हम डिटेल में इसमें देखेंगे। अगर थोड़ा सा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का है या उच्च न्यायालय का है, उच्च न्यायालय की अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में आप लोग सुनो कि 1862 में 3 प्रेसिडेंसी में प्रथम बार हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। वो मुख्य रूप से कौन कौन 3 प्रेसिडेंसी थी, तो बंगाल में कलकत्ता में की गई थी, उसके बाद आपका बम्बई में की गई थी, उसके बाद आपका मद्रास में की गई थी। तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बार हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपका कलकत्ता हो जाएगा, बम्बई हो जाएगा और मद्रास हो जाएगा। 1862 में 3 प्रेसिडेंसी में मुख्य रूप से हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो इसका बैकग्राउंड हो गया। तो आप याद रखिएगा, प्रथम बार हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में, 3 प्रेसिडेंसी बंगाल में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। इसमें आगे कहता है कि अनुच्छेद 214, अब अनुच्छेद इसको डील कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 214 इसमें कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। (215) अनुच्छेद कहता है कि इसी में आप सुने होंगे, इसको अभिलेख न्यायालय कहते हैं। इसी अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय कहते हैं। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि कोई भी, इससे पहले हम देखे सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो उसका जो कानून होता है, जो प्रावधान होता है, वो उसके सभी निचले अदालत पे उसको कानून लागू करना होता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर उच्च न्यायालय की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, तो जितने भी इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जैसे हमने पढ़ाया था कि इस सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका एकीकृत है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर हो गया। अगर यहाँ एक कोई कानून बनाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लागू होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाते हैं तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों पे लागू होगा। तो इसी को अभिलेख न्यायालय के रूप में आप समझ सकते हैं कि जो हाई कोर्ट में जो कानून होगा, जो भी कानून बनाया जाएगा, वो इस पे बाध्यकारी होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। तो इसी को अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में पुष्टि होती है, तो अनुच्छेद 215 में इसकी पुष्टि होती है। अनुच्छेद 216 इसमें कहता है कि हाई कोर्ट का गठन का प्रावधान है, या उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 217 में आते हैं। अनुच्छेद 217 इसमें कहा जाता है कि जो हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश नियुक्त होंगे या उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं योग्यताएं, तो हमने देखा अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा।
अनुच्छेद 215 कहता है कि अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय होने का मतलब यह है कि जो भी हाई कोर्ट अपना कानून बनाएंगे उसको, तो जो भी उसके नीचे होंगे कोर्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, हाई कोर्ट नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, तो उस पर कानून बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 216 कहता है कि उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 217 कहता है कि जो भी हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, अयोग्यता क्या होगा। तो आइए इनकी नियुक्ति और योग्यता देखते हैं। तो जब हाई कोर्ट के न्यायाधीश के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति करनी होगी इनको, मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति करनी होगी तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार कर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करे। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति ही कर रहे थे, हाई कोर्ट में राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति इनकी की जाती है मुख्य न्यायाधीश की, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार करके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। अगर यही पूछेगा कि जब ये तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जो अन्य न्यायाधीश हैं, जो हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीश हैं, अगर यही क्वेश्चन आपको पूछ देगा फंसाने के लिए एग्जाम में कि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये भी राष्ट्रपति ही करेंगे। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। मगर यहाँ पे एक ये हो जाएगा अंतर कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो सलाह लेंगे ही, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे राज्यपाल, तो मुख्य न्यायाधीश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तो राय लेंगे ही, और संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी लेंगे। और यहाँ पे फिर जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए हैं, मुख्य न्यायाधीश से भी विचार करके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। तो नियुक्ति संबंधित प्रावधान आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं योग्यताएं, क्या योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की। क्वालिफिकेशन कहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसको भी एक दो पॉइंट देख लेते हैं। पहला कहता है कि न्यूनतम कोई एज का क्राइटेरिया नहीं इसमें, चूंकि मैक्सिमम इसको माना गया है। तो पहला कहता है कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा पॉइंट कहता है कि वह किसी उच्च न्यायालय में दस वर्ष तक जज रहा हो, या इसी में या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत किया हो। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो ही इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा कि वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक जज रहा हो या न्यायाधीश रहा हो, या अगर न्यायाधीश नहीं है तो कम से कम 10 साल तक वो वहाँ वकील रहा हो, वकालत किया हो। तो योग्यता भी समझ गए। अब देख लेते हैं शपथ। शपथ हो गया आपका, फिर त्याग पत्र हो गया, फिर आपका इसमें पूछ देगा स्थानांतरण पूछ देगा आपका,
फिर इसे पूछ देगा आपको महाभियोग की प्रक्रिया तो नहीं होती, इन्हें हटाने की विधि पूछेगा। तो आइए अगला में हम देख लेते हैं इसको। शपथ संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। यही अंतर है यहाँ पे कि शपथ जो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, शपथ भी राष्ट्रपति को दिलाया जाता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। और यहाँ पे जब हाई कोर्ट में आते हैं तो हाई कोर्ट में शपथ जो होता है संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिया जाता है इनको त्यागपत्र। तो त्यागपत्र आपको राष्ट्रपति को देंगे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जज देते थे राष्ट्रपति को, त्यागपत्र राष्ट्रपति को। स्थानांतरण 222 के तहत, अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरण होता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। कहीं अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजना है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर इनको ट्रांसफ़र हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है। तो अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरण होता है और राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही होता है। हटाने की प्रक्रिया, तो हटाने की प्रक्रिया इनके लिए कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं लाई गई है, फिर भी समझ के आज महाभियोग टाइप ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि संसद के दोनों सदन एक होता है राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। क्या होता है कि जब इनको हटाना होता है, मान लीजिए कि ये असमर्थ हो गए काम करने में, या तो फिर ऐसा कोई काम की जो संविधान के विपरीत है, जो मान लीजिए आपको मूल अधिकार का हनन कर रहा हो, या तो ऐसा कोई जो असंवैधानिक हो और अनलीगल हो, तो इनको हटाने के लिए 50 सदस्य राज्यसभा से और 100 सदस्य लोकसभा से मिलकर के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह कह दे कि यह जज ने कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, या कोई गलत काम किए हैं, या तो फिर असमर्थ हैं काम कार्य करने में, या तो फिर संविधान के विपरीत संविधान को अतिक्रमण करते हुए पाए गए हैं। तो संसद द्वारा इनको राज्यसभा से 50 सदस्य और लोकसभा से 100 सदस्यों को हस्ताक्षर करा करके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इनको हटा दिया जाएगा। तो हटाने की प्रक्रिया आप इस तरह समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ लेगा कि जब लोकसभा दोस्त पढ़ रहे हैं हम लोग, हाई कोर्ट देख रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा याद आ रहा है, तो पूछा कि जो आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो विधि है उसमें कितने राज्यसभा सदस्यों की उपस्थिति होती है, तो साइन होती है। तो 50 राज्यसभा से आते हैं और 100 लोकसभा से आते हैं, और इसको 2/3 बहुमत से इतना सदस्यों का हस्ताक्षर बाद 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति के पास पहुँच जाएगा कि उनका हस्ताक्षर होगा, तो इनको हटना पड़ेगा। अब अनुच्छेद 231 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, एक हाई कोर्ट होगा। बस सीधा पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होगा, एक ही हाई कोर्ट होगा। तो अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूटी है, और टोटल उच्च न्यायालय की बात करें तो वर्तमान में 25 हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे हैं। मान लीजिए कि अगर एक भी राज्य में अगर हाई कोर्ट होता तो 28 होता, बट 28 नहीं है। तो कहीं कहीं आपको देखने को मिला, जैसे आपको कोलकाता है, फिर आपका इधर पूर्वोत्तर में चले जाइए गुवाहाटी है, फिर आप मुंबई में चले जाइए, बम्बई में चले जाइए, वहाँ पे तो 25 है। और सबसे न्यू पूछेगा कि सबसे न्यू हाई कोर्ट कौन है, तो
सबसे नई उच्च न्यायालय, आपको अमरावती के नाम सुने होंगे। अमरावती हाई कोर्ट है जो आपको आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। अमरावती उच्च न्यायालय है जो सबसे न्यू है, या आप 25वां कह सकते हैं। 25वां उच्च न्यायालय आपका अमरावती हाई कोर्ट है जो आंध्र प्रदेश में है। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो अनुच्छेद 231 कहता है कि 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, उसको यहाँ पुष्टि आप लोग देख कर सकते हैं कि 28 राज्य है और 25 केंद्र शासित 28 राज्य है, 25 हाई कोर्ट है और सबसे न्यू अमरावती है। यहाँ एक और सबसे बड़ी हाई कोर्ट कौन है, तो सबसे बड़ी आपको इलाहाबाद जो प्रयागराज में है सबसे बड़ी हाई कोर्ट है। तो एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1866 में हुआ था। आप लोग देखे थे कि शुरुआती में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास ये तीनों हुआ था 1862 में, और इलाहाबाद से सबसे बड़ी है। सबसे ज़्यादा यहाँ न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की बढ़ाने या घटाने की भी पावर आपको राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति चाहे तो जिस हाई कोर्ट पे ज़्यादा मतलब केस आता, जिस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, मान लीजिए कि यूपी की सबसे अधिक जनसंख्या है, तो यूपी में जाने की जनसंख्या ज़्यादा है तो मामले भी बहुत ज़्यादा दर्ज होंगे। तो मामले बहुत ज़्यादा दर्ज होंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है जहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे केस आपको देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ आप न्यायाधीश भी देखेंगे तो सबसे अधिक इसी हाई कोर्ट में जज हैं। तो पूछा कि देश में सबसे अधिक जज किस हाई कोर्ट में है, तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट या प्रयागराज हाई कोर्ट कह सकते हैं अभी फिलहाल में। आइए इनसे और कुछ क्वेश्चन जो पूछा है तो उसको देख लेते हैं। एक पूछता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो हाई कोर्ट में अगर मुख्य न्यायाधीश की पूछे, मुख्य न्यायाधीश के पूछेगा तो आपको 65 वर्ष ही हो गए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में 65 साल था वैसे इसमें भी 65 साल हो गया है। बहुत दोस्त कंफ्यूज हो रहेंगे तो याद रखिएगा कि 114वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है। आप नेट पे खोल के देख लीजिएगा। तो 114वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अब सुप्रीम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष होगा। अन्य न्यायाधीश की बात करें तो अन्य न्यायाधीश इनकी एज अभी 62 वर्ष ही रखा गया है। इनका 65 वर्ष है और इनका 62 वर्ष है। तो आप इस तरह देख सकते हैं, कहीं क्वेश्चन है इस पर फंसाएगा कोई ना कोई एग्जाम में कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की मुख्य न्यायाधीश की एज कितना तक हो सकता है, तो 65 वर्ष की आयु तक वो कार्य कर सकते हैं। और अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर 62 वर्ष आयु तक कार्य कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कार्य एवं शक्ति। हाई कोर्ट के कार्य एवं शक्ति, तो इसको हम 3-4 पॉइंट में समझेंगे। पहला पॉइंट कहता है कि मूल अधिकारिता क्षेत्र। मूल अधिकारिता क्षेत्र वैसे परिस्थिति को कहते हैं जिसमें कोई भी मामला डायरेक्ट आपको हाई कोर्ट में उठाया जाता है। तो वैसा मामला जो हाई कोर्ट में दर्ज किया जाता है डायरेक्ट, वैसा मामला जो प्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालय में दर्ज किया जाता है,
जैसे मान लीजिए कभी कभी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत हम लोग जा सकते हैं हाई कोर्ट में, जैसे अनुच्छेद 232 के तहत हम लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो जा सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि राज्य संबंधित विधानमंडल है, जो कार्यपालिका है कुछ गलत कर रहा है, जो संविधान के अनुरूप नहीं कर रहा है, या जो विधायिका है संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो ऐसे मामला में वो उस तरह तो ऐसे मामला डायरेक्ट रूप से आपको हाई कोर्ट में ही दर्ज किया जा सकता है। दूसरा है आपका रीट अधिकारिता। रीट अधिकारिता इसके तहत आपको पता है कि इससे पहले भी हम लोग अभी इससे सुप्रीम कोर्ट में पढ़े थे कि अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रीट उच्च न्यायालय जारी करता है, तो ये आपका अधिकार रीट अधिकारिता क्षेत्र हो गया। एक होता है अपीलीय न्यायालय, इसको कहा जाता है, जो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है, इसको अपीलीय न्यायालय भी कहते हैं। अपीलीय न्यायालय, तो इसमें हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारे देश का न्यायपालिका है एकीकृत रूप में कार्य करती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अपीलीय न्यायालय इसलिए कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अपीलीय न्यायालय इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई हाई कोर्ट में मामला दर्ज होता है, यहाँ न्याय नहीं मिलता है, तो आप अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हाई कोर्ट को इसलिए अपीलीय न्यायालय कहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला दर्ज होता है, अगर यहाँ न्याय नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, इसलिए इसको अपीलीय न्यायालय कहते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय जितने भी हैं उनका जब केस से वहाँ से ऊपर अपील किया जाता है, तो इसीलिए इसको अपीलीय न्यायालय कहा जाता है। आगे एक होता है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन इन्हें सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है, हाई कोर्ट को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट को 137 न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है 137 के तहत, और हाई कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 226 और 32 के मिलाकर इसे किसी भी फैसला पर या निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हाई कोर्ट बेहतर रूप में समझ में होगा। शुरू से लास्ट तक आप देखिएगा, एकदम सरल भाषा में समझाए हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बिहार दरोगा में जरूर फंसेगा, बिहार पुलिस में फंसता है। जो आपका जो एज क्राइटेरिया देखें कि जो 65 वर्ष हो गया, 62 वर्ष 65 हो गया है, तो मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनकी आयु 114वां संविधान संशोधन द्वारा बढ़ा करके 65 साल करने का प्रस्ताव रखा गया है, 65 साल। और उसके बाद जो अन्य न्यायाधीश है उनका 62 साल एज रहेगा। और इनका हाईकोर्ट के जो कार्य शक्ति है, जिसको मूल अधिकारिता क्षेत्र के नाम से जानते हैं, रीट अधिकारिता है। अपीलीय न्यायालय भी इसको कहते हैं, क्योंकि अपील करने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट में अपील करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 13, 216 और 32 को मिला करके इसको न्यायिक पुनर्विलोकन जो अपना निर्णय देंगे उसको पुनः विचार करके रद्द भी कर सकते हैं। अगर लगा कि ऐसा कुछ संविधान का अतिक्रमण कर रहा है या कानून के विपरीत है तो उसको रद्द भी कर सकते हैं। तो और यहाँ देखिए एक छूट गया था, बहुत रेयर कैसे पूछेगा कि हाई कोर्ट का विवरण किस से किस अनुच्छेद में है। तो 214 से लेकर 231 तक इसका विवरण है। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको हम लोगों ने अध्ययन किया, इसमें सभी तो नहीं अध्ययन किए हैं। और भाग 6 में, जहाँ 5 में सुप्रीम कोर्ट था, भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट था और भाग 6 में हाई कोर्ट है। तो वीडियो अगर दोस्त अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।